फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये मैंने कल थोड़ा बताया था, लेकिन कल थोड़ी सी टाइम की कमी होने की वजह से जल्दी जल्दी हुआ था। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, थोड़ा सा तसल्ली से और ध्यान से इसको समझना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन, या हम इसे साइमल्टेनियस रिएक्शन भी बोल सकते हैं। दूसरा मतलब नाम से अभी बता देती हूँ, रिवर्सिबल रिएक्शन, या हम इसे रिवर्सिबल काइनेटिक भी बोल सकते हैं। और तीसरा मेरे पास में आता है सीरीज रिएक्शन। तो अब यहाँ पे अपने को क्या क्या पढ़ना है, कितना अपने को जरूरी है उतना ही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेलल रिएक्शन। तो पैरेलल रिएक्शन का मतलब क्या होगा? पैरेलल रिएक्शन अगर तुमसे कोई बोले तो क्या इसका मतलब क्या होता है, कि क्या समझोगे पैरेलल रिएक्शन से? व्हाट डू मीन बाय पैरेलल रिएक्शन? इसका मतलब ये है कि किसी एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट एक साथ बनेंगे। जैसे कि आपके पास में यहाँ पे ए कोई है, और ए से मेरे पास में यहाँ पे बी भी बन रहा है, और यहाँ पे मेरे पास में सी भी बन रहा है ना। अगर मैं एग्जांपल लूं तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों ही यहाँ पे अगर सपोज बन गया, तो अभी ए और बी और सी के टर्म में हम बात करेंगे। तो ए से बी और ए से सी, मतलब आपकी जो रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, एक तो ए से बी हो रही है और एक आपकी रिएक्शन क्या हो रही है, ए से सी हो रही है। और ये दोनों ही मेरे लिए अभी यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के डिफरेंट टाइप पढ़ रहे हैं। इसका रेट कांस्टेंट K1 है और इसके में K2 है ना। अब यहाँ से मैंने बताया था कि अपने को क्या क्या फाइंड आउट करना होता है यहाँ पे। तो यहाँ से मुझे फाइंड आउट करना होता है क्या, एक हमारा है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एंड सी एट टाइम टी। एक चीज मुझे यहाँ पे ये करना होता है। दूसरा मुझे यहाँ पे किससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए के टर्म में, और सी जो थर्ड पार्ट है वो हो सकता है कि मेरे पास में पूछ ले परसेंटेज ऑफ बी एंड सी इन द मिक्सचर ऑफ पी एंड सी। ये आपके पास में तीन टाइप के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही क्वेश्चन में तीनों पूछे, पार्ट में भी पूछ सकता है। तो जैसे कि अपन साइमल्टेनियस रिएक्शन मतलब पैरेलल रिएक्शन मतलब क्या, साइमल्टेनियस रिएक्शन ही है, आप ये सोच सकते हो उसमें। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास में ए कोई है, ए से बी बना है और बी से सी बन रहा है। तो हम पहले क्या बोलते हैं कि टाइम टी, पहले जीरो टाइम था, तो उस पर मेरे पास में इसका कंसंट्रेशन क्या रहा होगा, जीरो रहा, ए नॉट रहा होगा, इसका जीरो और जीरो रहा होगा। तो हम यहाँ पे सीधे किस पे बात कर रहे हैं कि टाइम टी पर इसकी ए की कंसंट्रेशन क्या आएगी आपकी, फटाफट बोलते जाओ। जैसे कि ये डिसोसिएट हो रहा है बी और सी में, तो हम इसको क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स। तो यहाँ से x बनेगा, यहाँ से y बनेगा, तो मैं इसको ओवरऑल क्या लिखूंगी, a नॉट माइनस एक्स माइनस वाई, है ना। इसकी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं अपन। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक्सप्रेशन जब लिखेंगे तो माइनस डी ए अपॉन डी टी, क्या लिखूंगी मैं, माइनस डी ए अपॉन डी टी, इट विल बी इक्वल टू माइनस डी ए नॉट अपॉन डी टी प्लस डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी। सही है ना। हाँ मैम। हाँ, तो यहाँ पे मेरे पास में x क्या है, dx क्या है, db, और dy मतलब यहाँ पे मैं db एंड dc लिख सकती हूँ। तो यहाँ से मैं सीधे लिखूंगी dA अपॉन dt इज इक्वल टू db अपॉन dt प्लस dc अपॉन dt। सही है ना। तो ये तो हमारा a आया। अब हम बात करें कि a से b बन रहा है, मतलब a से b बन रहा है, मतलब k1 k से, तो db अपॉन dt कैसे लिखेंगे हम, db अपॉन dt ये हो जाएगा मेरा dB अपॉन dt इज इक्वल टू K1 है, और dC अपॉन dt क्या हो जाएगा हमारे लिए, dC अपॉन dt हो जाएगा K2 है। यहाँ तक कोई दिक्कत आ रहा ना समझ में। तो यहाँ से मेरे पास में, यहाँ से ये इधर अगर मैं देखूं तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ओरल माइनस डी अपॉन डी टी
तो मेरे पास में dB अपॉन dt ये आया, ये मेरे पास में ये आया, तो मैं यहाँ से क्या लिख दूंगी, इसे अपन दूसरा पेन ले लेते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ से लिख सकते हैं dA अपॉन dt इज इक्वल टू K1 A प्लस K2 A, जो कि क्या हो जाएगा मेरा ये K1 प्लस K2 A। तो K2 प्लस KA क्या हो जाएगा आपका K इफेक्टिव ऑफ A। तो अभी K इफेक्टिव ऑफ A निकालना अगर आप सीख जाओगे तो आगे की कहानी बहुत आसान हो जाएगी। तो पहला पार्ट तो अपना यहाँ से हो गया, आया समझ में, कंसंट्रेशन ऑफ A B एंड C एट टाइम T। फिर हम इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। फिर हम बात करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पे जब आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ करती थी तो हम क्या लिखते थे वहां पे, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। तो यहाँ से एक मिनट सॉरी, तो मेरे पास में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर K1 प्लस K2 इंटू टी हो जाएगा। अब इधर से जैसे कि यहाँ पे अगर अपन A देखते थे तो A क्या हो पाता था हमारा, A नॉट ई की पावर माइनस K इफेक्टिव इंटू टी। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, A इज इक्वल टू, इसको और डिटेल में अपने को चाहिए तो माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। तो ओवरऑल मेरे पास में यहाँ से अगर मुझे टी हाफ लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगी, K1 प्लस K2 इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग ऑफ। तो ये आपको याद रखना है कि इसके लिए मुझे ये एक एक्सप्रेशन आ जाएगा जो आपका, बस कुछ नहीं करना है, के की जगह आपका वहां पे सिंपल के हुआ करता था, यहाँ पे K1 प्लस K2 क्योंकि दो रिएक्शन एक साथ हो रही है तो, और इधर से मेरे पास में टी हाफ क्या हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू टी हाफ ऑफ ए क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन K1 प्लस K2। अगर क्वेश्चन आता है, मार्कर कैसे चल रहा है, थर्ड क्या था मेरे पास में, परसेंटेज ऑफ बी एंड सी निकालना है। तो आप यहाँ पे क्या, जैसे कि मेरे पास में डीबी अपॉन डी टी क्या आया था, K1 ए बी अपॉन डी टी मेरे पास में आया था K1 इंटू ए। तो ए यहाँ से क्या आ गया मेरे पास में, ये आया। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, dB अपॉन dt इज इक्वल टू K1 ए नॉट ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। ठीक है, तो इसे पूरा मतलब जरूरत भी नहीं है ऐसा पूरा करने की, दो चीजें मैंने बताई थी कि इसमें आपको बीटी और सीटी डायरेक्ट मतलब इसको पूरा इंटीग्रेट और ये सब करने के बाद में कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ से जो आपका फाइनल वैल्यू आ रही है वो याद रखें कि बीटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में, K1 ए नॉट अपॉन K1 प्लस K2 1 माइनस ई की पावर K1 प्लस K2 इंटू टी। एक तो ये टी है ना, एक मिनट, हाँ मैम वो बी टी मतलब बी एट टाइम टी या बी इंटू टी, टाइम टी पर भी। सीटी कैसे लिखोगे, K2 ए नॉट अपॉन K1 प्लस K2 1 माइनस ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 1 माइनस ई। तो यहाँ से K1 प्लस K2, ये आपका अगर इंटीजर टाइप क्वेश्चन आता है तो उसके लिए याद रखना, बाकी तो फिर आप A1 वन वाली को 2 वाली को डिवाइड करके फाइनल आंसर लेके आ सकते हो कि बीटी अपॉन सीटी क्या आ जाएगा, K1 अपॉन K2 आ जाएगा, है ना। 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो यहाँ से मेरे पास में आ जाएगा बीटी अपॉन सीटी इज इक्वल टू K1 अपॉन K2। तो ये हमारा
ये रिलेशन काम का रहेगा। बाकी ये तो सपोज कि कभी आगे कुछ क्वेश्चन और डिटेल में आता है इंटीजर में, तो वो वैल्यू रख के अभी एक क्वेश्चन कराओगे तो समझ में आ जाएगा कि इसको क्यों याद रखना है। अब परसेंटेज ऑफ बी इन द मिक्सचर ऑफ बी एंड सी, ये सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास में परसेंटेज ऑफ बी क्या आ जाएगा, पूरा ही लिख देती हूँ मैं इसमें। नेक्स्ट हमसे क्या पूछ सकता है वो, परसेंटेज ऑफ बी इन द मिक्सचर ऑफ बी एंड सी, जो कि क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे लिखना है बी टी अपॉन बी टी प्लस सी टी इंटू 100, दैट इज K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100, ये याद रखें। और यहाँ से परसेंटेज मतलब ये वाला फॉर्मूला अपने काम का है। परसेंटेज ऑफ C अगर आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे, K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100, ये याद रखें। अब देखो कि ये तो अपन ने जनरल इस तरह से बात करी, नॉर्मल ABC के टर्म्स में, है ना, के इफेक्टिव और ये। अब जैसे कि अगर आपके पास में कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था क्या, मैं इसको हटा रही हूँ ना, क्वेश्चन लिख रही हूँ पूरा। कौन सा मैम? नहीं मतलब इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन कराया था क्या मैंने, यूं बोल रही हूँ मैं। हाँ मैम कराया था एक। हाँ अभी उसको फिर से देख लेते हैं, उसी में आगे कुछ चीजें बता दूंगी तो और आसान हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे थ्राइस ए से यहाँ पे K1 K2 यहाँ पे 2B और यहाँ पे 5C था, तो मुझे K इफेक्टिव निकालना। तो K इफेक्टिव हम कैसे निकालेंगे, मैंने कहा था कि N K1 प्लस यहाँ पे K2 क्या है 3, तो N ऑफ क्या आया करता था K इफेक्टिव हमारा, किसी अब दूसरी रिएक्शन के लिए भी हो सकता है, इसलिए K इफेक्टिव में क्या लिखा करती थी, N इंटू KR, मतलब यहाँ पे रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इंटू N, तो N क्या है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे K इफेक्टिव सबसे पहले आपको निकालते आना चाहिए हर एक रिएक्शन के लिए, जो कि हो जाएगा 3, और क्या हो जाएगा यहाँ पे K1 प्लस K2, ये हो जाएगा आपका। तो अगर मैं यहाँ से अल्फा पूछूं तो अल्फा क्या निकाल लोगे, इसके लिए अल्फा 1 माइनस ई की पावर माइनस की पावर ये -3 हो जाएगा यहाँ पे K1 प्लस K2 इंटू T। टी। अगर आपसे परसेंटेज ऑफ बी पूछेगा तो अभी क्या फॉर्मूला आया था परसेंटेज ऑफ बी का, मेरे पास K1 अपॉन, तो अब वो जो K1 है ना, तो यहाँ पे मेरे पास में इनको देखना है आपको, ये तो ऊपर क्या आएगा, ट्वाइस K1 अपॉन में 3K1 प्लस K2 K1 प्लस 5 K2 इंटू 100, ऐसे। अब देखो, अब यहाँ से जैसे कि ये तो आपके पास में ये था, अब आप ऐसे मानो कि हमने ये तो ऐसा मान लिया कि A का 1 मोल घटा होगा तो B के इतने फ्रैक्शंस वगैरह बने होंगे डिसोसिएशन, तो आपको X के टर्म्स में बात करनी है कि सपोज कि A का X मोल B एंड C में बन रहा है। आपको अभी क्या दे रहा है कि A का X मोल ऑफ E, ये किस में जा रहा है, B एंड C में जा रहा है। समझ आ रही बात को कि X मोल ऑफ A लिए हमने और वो किस में बट रहा है, B और C में जा रहा है। तो हम यहाँ पे B के मोल और C के मोल अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है तो कैसे आप निकाल सकते हो, यहाँ पे तो अपने परसेंटेज निकाला, जैसे आगे क्वेश्चन में फिर ये भी आ सकता है कि आपके पास में निकालना है कि B के मोल निकालिए, C के मोल निकालिए, तो आप इसका एक्सप्रेशंस तो कैसे लिखोगे, ये लिखा ट्वाइस K1, नीचे अपन K इफेक्टिव इंटू X निकाल देंगे। जैसे आपके पूछे मोल्स ऑफ B अगर कोई पूछता है तो आप क्या लिखोगे, ट्वाइस K1। मुझे इसका कितना फ्रैक्शन मिला होगा, मुझे यहाँ पे मिला होगा ट्वाइस K1 अपॉन में K इफेक्टिव, तो वो क्या है मेरे पास में K1 प्लस K2, और कितना मोल डिसोसिएट हुआ होगा आपका A का,
x मोल डिसोसिएट हुआ, तो हम यहाँ पे क्या कर दिया करेंगे, x लिख दिया करेंगे। तो जितना भी मोल उसका डिसोसिएट हुआ होगा उसको हम इनटू कर देंगे, तो हमें मोल्स ऑफ B निकल के आ जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो थोड़ा और समझ में आएगा। x क्या है यहाँ पे, टोटल मोल डिसोसिएट। तो अभी हो सकता है कि उसने बोला हो कि 5 मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है, 10 मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, इस तरीके से बोल सकता है वो। तो परसेंटेज ऑफ बी ऐसे निकालना है। और अगर बीटी सीटी आपसे पूछे तो फिर आप इसके लिए बीटी और सीटी कैसे लिखोगे इस वाली रिएक्शन के लिए, जैसे कि अभी मैंने पहले नॉर्मल के लिए बताया था। तो बीटी आप कैसे लिखोगे, ट्वाइस K1 अपॉन में थ्राइस K1 प्लस K2 A0 1 माइनस ई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्राइस K1 प्लस K2 इंटू टी, ये बीटी आ जाएगा। और अगर सीटी पूछेगा तो कुल मिला के बाकी सारी चीजें तो कट जाती है। तो नॉर्मल आपके लिए काम का क्या था, मैंने कहा था कि बीटी अपॉन सीटी का आप क्या लिख रहे थे, K1 अपॉन K2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्वाइस K1 अपॉन 5 K2, ये हमारा बीटी अपॉन सीटी का रेशो हो जाएगा। किसी भी रिएक्शन के लिए आप लिखोगे, क्योंकि ये बीटी और सीटी बार बार, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ जेई वालों के लिए, है ना, जेई वालों के लिए ये वाला एक्सप्रेशन आपको याद रखना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ। अब यहाँ से समझना, मैं क्वेश्चन दे रही हूँ ना, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के फिर उस क्वेश्चन को करना। क्वेश्चन है हमारे पास में कि t इज इक्वल टू 0 टाइम t पर A के 10 मोल्स हैं, है ना। रिएक्शन है हमारे पास में कुछ इस तरीके से, ट्वाइस B 5C K1 K2, वैसे लिख रही हूं मैं। और यहाँ पे आपको गिवन है K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू K1 अपॉन K2 दे रखा है 3/2, और कहता है फाइंड द मोल्स ऑफ B and C at T is equals to T half of A। तो इस क्वेश्चन को देख के हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या कहना क्या चाह रहा है एग्जैक्टली। ए के कितने मोल डिकम्पोज हो गए होंगे, 3x। पहले मेरे पास कितने थे, 3a। नहीं मैंने 10 लिखा ना बेटा, यहाँ पे स्टार्टिंग में मेरे पास हाँ, यहाँ पे कितना है देखना, ये नहीं मैं वो हाँ, ये इसको नीचे नहीं, देख ये रहा तो के इफेक्टिव के लिए। तो टाइम 0 पर ए के 10 मोल्स हैं, तो बोल रहा है टी हाफ ऑफ ए पर बी एंड सी के मोल्स कितने, टी हाफ ऑफ मतलब आधा प्रोडक्ट आपका हो गया। तो अब ए का कितना मोल डिसोसिएट हो गया, मतलब ए का 5 मोल डिसोसिएट हो रहा होगा। हाँ, a/2। गेटिंग माय पॉइंट। हाँ, तो यहां से मेरे पास में मैंने कहा था बी के अगर मोल निकालने हैं तो मैं क्या लिखूंगी, ट्वाइस K1 अपॉन थ्राइस K1 प्लस K2 इंटू जो x लिखा था वो क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे 5 आ जाएगा। K1 अपॉन K2 हाँ दे मैं रखा है आपको, तो निकाल लो मोल्स ऑफ B एंड मोल्स ऑफ C। अगर आपको C के मोल्स पूछेगा तो आप ऊपर लिखोगे 5 K2 अपॉन थ्राइस K1 प्लस K2 इंटू 5, दोनों के मोल निकालो जल्दी से। B के 2 मोल्स आ गए, ठीक है, सॉरी 2 मोल्स, और C के 10/3। 10/3, ठीक है, आया। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इसका वो लेना है क्या, स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चन में है ट्वाइस A K1 और ट्वाइस K1, यहां से थ्राइस B
और ये है आपका C। T इज इक्वल टू 0, 5 मोल्स। K1 गिवन है 0.693 सेकेंड इनवर्स, मतलब फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा है। फाइंड द मोल्स ऑफ B and C at T is equals to 1/3 सेकेंड। किया था, कब से नहीं रिज्यूम किया था? हाँ, वो क्वेश्चन जब तुम खुद ट्राई कर रहे थे और बी वाला तब। चलो ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो। K1 अपन K2 1/10 दे रखा है, K1 दे रखा है X और इनवर्स। जब भी आपको टाइम इनवर्स आए मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन समझ जाना है। CT by AT is equals to P upon Q e की पावर RX माइनस ये RX है ना, 8T is equals to 1 आवर। तो फाइंड P माइनस Q प्लस R। AT कैसे निकालोगे इसमें? याद करो, अभी अपने पास में A इज इक्वल टू क्या हुआ करता था, A0 E माइनस K1 प्लस K2 इंटू T आता था जनरल। तो यहां से मैंने कहा था AT इज इक्वल टू आप क्या लिख दोगे, A0 E माइनस K1 प्लस K2 इंटू T। तो यहाँ से 18 बता दो क्या आ जाएगा। K1 अपॉन K2 दे रखा है, K1 दे रखा है। तो AT इज इक्वल टू A0 E की पावर कितना आ जाएगा, मैं बता दूं फिर सॉल्व करते रहना। AT कितना आएगा, A0 E कहाँ गया डामरे ऋत्विक, 11x। यहां से फिर CT इज इक्वल टू आप लिखोगे K2 अपॉन K1 प्लस K2। अभी मैंने कहा था ना ये इसलिए याद रखना पड़ेगा ताकि आगे आ सकता है, माइनस K1 प्लस K2 इंटू T। तो यहाँ से CT आपका आएगा 10x अपॉन 11x A0 1 माइनस E की पावर माइनस 11x। अब इसे आगे सॉल्व करो। CT बाई AT करना है। AT आपका आया है A0 E की पावर माइनस 11x। तो हमारे पास में CT आ गया था, AT आ गया था। CT अपॉन AT करेंगे तो डायरेक्ट आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ से मेरे पास में CT अपॉन AT मतलब P अपॉन Q। तो 10P की वैल्यू 11Q आया। फिर यहाँ पे E की पावर क्या दे रखा था, RX दे रखा था। तो R क्या आ गया मेरे पास में 11 आ गया। और P माइनस Q प्लस R पूछा था, तो मेरे पास में इसमें वैल्यू रखेंगे। तो 11 से 11 चला गया तो बचेगा क्या, क्योंकि ये भी क्या है -11, ये प्लस का 11 आया। तो P मेरे पास में क्या आ जाएगा आंसर 10।
क्वेश्चन में क्वेश्चन गिवन है हमारे पास में, तो इफ K1 इज इक्वल टू 0.693 सेकेंड इनवर्स है और T इज इक्वल टू 0 पर हमारे पास में 64 मोल्स है, तो कहता है फाइंड, मतलब A के है ना, तो फाइंड मोल्स ऑफ B एंड C एट T इज इक्वल टू 1/6 सेकेंड। जैसे पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। सॉल्व इट। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ ऋत्विक? नेक्स्ट है रिवर्सिबल काइनेटिक्स, या रिवर्सिबल काइनेटिक्स के टर्म्स में बात करेंगे। रिवर्सिबल काइनेटिक्स, रिवर्सिबल काइनेटिक मतलब किसकी बात की जाएगी? अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात की जाएगी। इसको समझ के ही आज पूरा अच्छे से खत्म करना है। रिवर्सिबल काइनेटिक, अब इसमें क्या होता है कि आपको अलग अलग चीजें दे रखी होती है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक चीज बताऊंगी पूरा डिराइव करके, फिर उसमें बता दूंगी कि उसको किस तरह से आपको देखना है कि कितने टाइप से यहाँ पे बोला जा सकता है। जैसे सपोज कि आपको ये बोला गया है कि फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट। क्या मतलब है इसका? कि कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है ए से बी, तो ए से बी K1 और बी से ए, है ना, इस तरह से। तो आपकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये आपको ऐसे अलग अलग चीजें भी हो सकती है कि सपोज की फॉरवर्ड डायरेक्शन आपकी जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है और बैकवर्ड डायरेक्शन आपकी जीरो ऑर्डर है, तब अपन उसको क्या बोल देंगे? फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय जीरो ऑर्डर। या फिर इसका उल्टा हो सकता है, अगर आपसे बोले जीरो ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर, तो जो पहले लिखा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की टर्म्स में बात की जाएगी और जो बाद में लिखा है वो बैकवर्ड। तो मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट, इसका क्या मतलब है? दोनों फर्स्ट ऑर्डर है, दोनों ही फर्स्ट है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों रिएक्शन हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो अब जैसे कि हम यहाँ पे दो चीजें लिखा करते थे, टाइम जीरो पर और टाइम टी पर, तो यहाँ पे एक और चीज बढ़ जाएगी, क्या? इक्विलिब्रियम पर, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है, रिवर्सिबल रिएक्शन की बात की जा रही है। समझे? तो जब अपन पूरा डेरिवेशन करते हैं, तो डेरिवेशन करने पर हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो ये आता है के का फॉर्मूला, के कांस्टेंट का, तो क्या आता था? 2.303 बाय टी लॉग ऑफ ए, है ना, कंसंट्रेशन के टर्म्स में। तो इसमें भी जब अपन पूरा डिराइव करते हैं ना, तो अब तुम चाहो तो मैं पूरा डिराइव करके बताऊं या फिर डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले से काम हो जाता है। तो सपोज कि मेरे पास में t जीरो टाइम पर है, तो हम वही कहानी लिखेंगे कि ये ए नॉट होगा, ये आपका जीरो होगा, फिर ये t इज इक्वल टू टी टाइम पर ए नॉट माइनस एक्स, और ये आपका x रहा होगा। तो t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे हम क्या लिख देंगे? ए नॉट माइनस एक्स इक्विलिब्रियम, और ये क्या हो जाएगा आपका? एक्स इक्विलिब्रियम। समझे बात को? तो मैं इसका एक का बता देती हूँ ताकि आपको कोई सा भी आए तो समझ में आ जाए कि ये आई कहाँ से चीजें हैं। अब देखो, हम बात करेंगे एट टाइम टी पर। क्या लिखते हैं हम? रेट एक्सप्रेशन डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू टी बी अपॉन डी टी। तो यहां से मैं नेट, अब मेरे पास में यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? डीबी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के रिस्पेक्ट में बोलना पड़ेगा मुझे। तो ये क्या हो जाएगा? K1 A माइनस K2 B, है ना। तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ इसको? यहां से मैं लिख सकती हूँ K1 A, क्या आया मेरा? A नॉट माइनस एक्स, तो ये A नॉट माइनस एक्स माइनस ये क्या था आपका? x, तो यहाँ से b के लिए क्या हो जाएगा? K2x। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट आया है ये क्या है मेरा? RF, तो ये क्या है मेरा? RB। ठीक है मैम, दोनों को K1 ही लिखा है ना आपने वो रिएक्शन में? अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, अपन अलग कर देते हैं, फिर समझ में नहीं आएगा, नहीं तो K1 और K2 अलग अलग ही रहेगा।
तो अब क्या, इक्विलिब्रियम पे अगर मैं देखूं तो एट इक्विलिब्रियम में इसको कैसे लिखूंगी? इक्विलिब्रियम पे तो आपके पास में दोनों क्या हो जाती है? सेम हो जाएगी। मतलब dB अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब dB अपॉन dt 0 हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? K1 A0 माइनस XE माइनस K2 X इज इक्वल टू 0। हाँ मैम। तो यहां से मेरे पास में K1 प्लस K2 निकाल लेते हैं, क्या आता है देखो जरा। तो K1 प्लस K2 इज इक्वल टू, इधर गया K1 A0 XE, एक तो ये आया। अब अपन टाइम t पर फिर से चलते हैं, तो मैं अपन dB अपॉन dt को किस तरह से लिख सकती हूँ? ये टाइम t पर जो dB अपॉन dt है, तो dB upon dt can be write dx upon dt। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये है ना dB upon dt, तो dx upon dt के टर्म्स में मैं इसको लिखूंगी तो क्या लिखूंगी? यहाँ से जब dx upon dt इज इक्वल टू आता है K1 ऑफ A0 माइनस x माइनस K2x। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू, ये K2x है ना, तो ये हो जाएगा मेरे पास में K1 A0 माइनस x माइनस K1 A0 माइनस एक्स ई इंटू एक्स अपॉन एक्स ई। अब K2 को K1 के टर्म्स में लिखो। ये देखो, ये जो अपनी इक्वेशन आई थी ये वाली में, इस वाली में, तो K2 को K1 के टर्म्स में लिखते हैं। आगे तो जब हम K2 को K1 के टर्म में हटा देंगे यहाँ से, तो मेरे पास में यहाँ पे देखो डेरिवेशन नहीं आई तो भी कोई नहीं, लेकिन फिर थोड़ा सा समझ में आना चाहिए ये किधर से आया था। इसका जो फाइनल फार्मूला है ना वो हमारे काम का, वही याद रखना है। K1x माइनस K1 अपॉन एक्स ई, यहाँ पे ब्रैकेट में इसको मैं यहाँ पे इधर लिख रही हूँ, फिर है ना बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। ये तो इतना इनिशियल लेवल पे था, अब मेरे काम का नहीं है ये। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इसके बाद, ये इसके बाद में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ K1 A0 माइनस K1 x माइनस K1 अपॉन एक्स ई A0 माइनस एक्स ई एक्स। तो यहाँ से मेरे पास में dx अपॉन dt जो था वो हो जाएगा K1 A0 XE, XE मतलब इक्विलिब्रियम पर, तो यहाँ से XE माइनस x dx अपॉन dt इज इक्वल टू, ये ओवरऑल हो जाएगा मेरे पास K1 प्लस K2 एंड XE माइनस x। अभी कुछ भी नहीं समझ में आया हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने कोई काम का नहीं है, क्योंकि फाइनल मेरे पास में जो फॉर्मूला आता है वही मुझे याद रखना है और उसी से सारे क्वेश्चन मेरे बनने हैं। वो फॉर्मूला आएगा मेरा K1 प्लस K2 जो अपना नॉर्मल हुआ करता था K के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा K1 प्लस K2 इज इक्वल टू, दोनों ही मेरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो 2.303 बाई टी लॉग ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा B की कंसंट्रेशन जो कि क्या है एक्स ई अपॉन एक्स ई माइनस एक्स। बस, तो एक्स ई क्या हो गया? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ B। तो ये वाला फॉर्मूला मुझे याद रखना है, बाकी कोई चीज याद रहे या ना रहे, तो फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर ये वाला फॉर्मूला कर दिया तो कोई किसी को भी अपोज कर रहा है, आप उसके लिए फाइनल इक्वेशन लिख सकते हो। अभी बताती हूँ कैसे। ये समझ में आया है कि ये याद रखना है।
XE क्या है यहाँ पे? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ B। ये मैं तो बोलूंगी रट लो भले इसको। मैम वो राइट कॉर्नर में वो K1 लिखा है ना आपने, टिक क्या है वहां पे? ये ब्लू से? नहीं नहीं, राइट कॉर्नर में इस साइड। ये इधर? हाँ वो K1 है ना नीचे। अरे तुझे चाहिए नीचे अगर ये पूरा डेरिवेशन तो मैं तेरे को लिख के पहुंचा दूंगी, चिंता मत कर। K2X है वो। K2 है X। तो फिर नीचे भी K2 होगा ना मैम? रुक जा तो इसको मैं देखती हूँ ना मैंने क्या किया यहाँ पे। K1 A0 माइनस एक्स, ऊपर से क्या चल रहा था? dx अपॉन dt। K2X तो रहेगा बेटा। वो नहीं मैम, वो टिक क्या है ना अपने रेड कलर से, माइनस के। यहाँ पे हाँ उसके ऊपर है, उसके ऊपर। उसके ऊपर। हाँ ये के हाँ है। ये पूरा है हमारे पास में। dx अपॉन dt इज इक्वल टू K1 A0 माइनस एक्स, उसके बाद में K1 है ये, फिर A0 माइनस एक्स ई इंटू एक्स अपॉन में एक्स ई। फिर से करूँ क्या पूरा? नहीं मैम, मैम इसमें जो लास्ट वाला रिजल्ट है K1 प्लस K2 वो, और ये दूसरा वाला जो है, ये दो ही रिलेशन याद रखने का है ना। तुम तो सिर्फ ये रिलेशन याद रखो, ये वाला ओनली और ये बाजू फाइनल। वाला फिर किसी का किसी यही के भी अपोज में आएगा, बताती हूँ उसको कैसे करना है। बस ये याद रखो, फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट के लिए ये वाला फॉर्मूला याद रखना। K1 प्लस K2 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ XE अपॉन XE माइनस एक्स। हाँ। ये याद रखना है। इसको लिख ले अभी 2 मिनट जल्दी से कहीं पे, क्योंकि अभी काम आने वाला है। अपोज्ड बाय 0, तो उसके लिए आपको जैसे जिसका भी ऑर्डर आपको 0 हो, उसका रेस्ट कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास में K1 प्लस K2 अपन ने लिखा, तो अब जैसे कि मेरे पास में A से कोई B रिएक्शन है और पहला K1 है और K2 है, और वो बोल रहा है फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय 0 ऑर्डर। क्या मतलब है इसका? कि जो आपका फॉरवर्ड है वो क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, जो बैकवर्ड होगा वो क्या होगा? 0 ऑर्डर होगा। तो मेरे पास में जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था? K1 प्लस K2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ एक्स ई अपॉन ये एक्स ई अपॉन एक्स ई माइनस एक्स आया करता था। मैंने कहा था ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है ना। ये किसके लिए था? फर्स्ट अपोज बाय फर्स्ट के लिए। तो अब ये बोल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय 0 ऑर्डर, मतलब K2 क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। अरे आया ना समझ में? तो मैं क्या करूं कि जिसका 0 आ रहा है उसको 0 रख दो। तो K2 अगर 0 रख दिया तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ XE अपॉन XE माइनस एक्स। तो मैंने कहा बस एक को याद रखोगे तो सबके सब फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे। अगर आपसे ये भी बोले 0 अपोज बाय 0 ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर, तो फिर आप क्या कर दोगे? पहले वाले को क्या कर दोगे? 0 रख दोगे। अरे आई बात समझ में? हाँ, तो इस तरह से आपको जो रिवर्सिबल काइनेटिक की बात आती है उसमें ये कहानी आपको याद रखनी है। हो जाएगा? हाँ मैम। अब देखो एक क्वेश्चन है। अ सब्सटेंस करना पड़ेगा। अंडरगोज, बातें नहीं करना है, फर्स्ट ऑर्डर decomposition. The decomposition follows two parallel path.
एज, जैसे जो सब्सटेंस था वो है मेरे पास में बाईसाइक्लोहेक्सेन, और यहां से ये बना रहा है साइक्लोहेक्सेन और मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन सॉरी, और ये K2 है। K1 गिवन है 1.26 इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड इनवर्स। K2 गिवन है 3.8 इंटू 10 की पावर -5 सेकेंड। तो कहता है व्हाट इज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन of cyclohexane and methyl cyclopentane। सोचो, अभी मैंने कहा था मैं ए बी सी के टर्म में बता रही हूँ, और मतलब ये क्या था, ए बी सी है ना, ये K1 हुआ करता था, ये K2 हुआ करता था, तो मेरा ये क्या हो गया कि ए हो गया, ये मेरा बी और सी कोई ऐसे मान लो, साइक्लोहेक्सेन बी और ये सी, तो मेरे पास में बी साइक्लोहेक्सेन अपॉन मिथाइल साइक्लोपेंटेन का रेशियो कितना आ जाएगा, 33। साइक्लोहेक्सेन अपॉन मिथाइल साइक्लोपेंटेन कितना दे रखा है 1.26 इंटू 10 की पावर -4, ये कितना दे रखा है 12.6 अपॉन 3.8 आएगा मैम। 3.8 इंटू 10 की पावर -5, जो कि कितना आया 3.32। अब परसेंटेज ऐसा मान लो कि इनिशियल आपका कितना रहा होगा 100, हेलो। हाँ बेटे, आया क्या, एक तो मुझे आवाज आ नहीं रही कुछ भी, क्या बोल रहे हैं, नहीं आया मैम। अरे यार अब तो क्या है इसमें, रेशो आ गया, परसेंटेज निकालना है तुझे, रिमेनिंग और कितना डिसोसिएट हुआ होगा 100 आपको मान के चल रहा है, क्योंकि आपको कुछ दे ही नहीं रखा है इनिशियल। हो जाएगा मैम। सोचना हो जाएगा, आसान है, बहुत आसान है, मतलब अभी जो जितने टफ टफ क्वेश्चन कराए उससे तो आसान ही है ये। कल पूछूंगी मैं इसका परसेंटेज कितना निकल के आता है। अच्छा, मैंने आपको रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन एक बताया था, क्या था वो फॉर्मूला, टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन, अभी मैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देने वाली हूँ, अगर वो नहीं, ये बताया था मैंने, टी हाफ इज डायरेक्टली 1/A0 की पावर n-1 बताया था, तो ये आया था मेरे पास में, यहाँ से कितना हो जाएगा A0 2/A01 की पावर n-1। फार्मूला मुझे पहले ही लिख देना चाहिए ऐसा लगता है। क्वेश्चन है हाफ लाइफ, रिकॉर्डिंग चालू भी, हाँ, हाफ लाइफ ऑफ ए केमिकल रिएक्शन at a particular concentration is 50 minutes when the concentration of the reactant is double. The half-life
becomes 100 minute. What is the order of reaction? आया? n की वैल्यू निकालनी बच्चे मुझे यहां से, है ना? ऋत्विक क्या है बेटा आंसर? इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है n इज अ हाफ लाइफ ऑर्डर, सॉरी हाफ लाइफ नहीं। तो मुझे n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू अगर निकल के आ जाती है जनरल, तो मुझे पता चल जाएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो यहाँ से आपको दे रखा है हाफ लाइफ ऑफ केमिकल रिएक्शन एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इज 50 मिनट। किसी भी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने कल रिलेशन बताया था। तो ये क्या आ जाएगा 50/100। मैम वो ए नॉट वाले से भी कर सकते हैं ना डायरेक्ट? उससे कंसंट्रेशन के ये ना 2/1 इस तरह से दिया, ये रिलेशन दे रखा है। बस तुझे यहाँ पे 2/1 n की पावर -1 कर दे, आ जाएगा। मैम 3 आ रहा है क्या? नहीं रे, अब इसको तो सॉल्व करते नहीं आ रहा है, किससे बातें करते हो? 1 हाँ, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। जीरो। इसे सॉल्व करना है। जीरो है ना? जीरो, वेरी नाइस। n इज इक्वल टू 0, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ये। अब देखो, जो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ी थी ना, तो वो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो अभी तो मैं उसके मतलब आपको थ्योरेटिकल चीजें हैं कि उसके फॉर्मूले कैसे आएंगे तो मैं सेंड करूंगी। बाकी के नोट्स आपको यहीं से लिखना है। फिर आपको लिखना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है? और इन टर्म्स ऑफ वो ऑप्टिकल रोटेशन से रिलेटेड भी आता है, तो वो भी मैं आपको क्लास में कल के लेक्चर में, मतलब कल और परसों का लेक्चर और बचा हुआ है। बाकी आज मैं बहुत सारे तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चन सेंड करने वाली हूँ, तो पहले इस पे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है?